तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास के संदर्भ में। तो पिछले वीडियो में हमने मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम यूनान की सभ्यता और चीन की सभ्यता और रोम की सभ्यता के बारे में वन लाइनर चीज जानेंगे, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत हम यूनान की सभ्यता से कर रहे हैं। यूनान, जिसे कि वर्तमान में यूनान और ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और यूनान के बारे में बात करें तो यूनान का प्राचीन नाम हेलास था, और यह दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में 25,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। और इसके पूर्व की ओर इजियन सागर है। ध्यान दीजिएगा, इसके पूर्व की ओर पूर्व दिशा में इजियन सागर है, जो कि यूनान को टर्की से अलग करता है। और ईसा में यानी कि 6 शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में एक महान सभ्यता का जन्म हुआ था। और यूनान में सभी जातियों के लोग खुद को हेलेन कहते थे, जिसका मतलब यूनानी होता है। इसके अलावा जो यूनान की अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण देन क्या है, तो नगर राज्यों की स्थापना ये प्राचीन यूनान की एक महत्वपूर्ण देन है। इसके अलावा यूनान में नगर राज्यों की संख्या 450 थी, जिसमें एथेंस एवं स्पार्टा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और ये एथेंस की बात करें तो एथेंस के नगर राज्य में पेरिक्लीज और डैक्रो जैसे विख्यात शासक हुए। और जो डैक्रो है, तो डैक्रो ने एथेंस में ऐसे कानून प्रतिपादित किए जो अत्यंत कठोर माने जाते थे। और कहा जाता है कि जो डैक्रो के कानून थे ये खून से लिखे गए थे, और कालांतर में डैक्रोनियन शब्द जो है क्रूरता का प्रतीक बन गया। इसके अलावा ये जो पेरिक्लीज है, उसे यूनान का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है, और उसके शासनकाल को यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यूनानियों ने फिनिशिया के लोगों से लिपि का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा जो यूनान जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो सुकरात के लिए जाना जाता है यूनान को। तो यूनान के सबसे अधिक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एवं दार्शनिक सुकरात थे, जिनके शिष्य प्लेटो थे, और प्लेटो के शिष्य जो था अरस्तु था। और अरस्तु जो है वो सिकंदर का गुरु था। इसके अलावा जो सुकरात हैं उन्हें आधुनिक तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है, और जो सुकरात का शिष्य प्लेटो था वो भी राजनीति शास्त्र के पिता के नाम से जाने जाते हैं। और एक कालजयी ग्रंथ जिसकी नाम रिपब्लिक है, उसकी रचना प्लेटो के द्वारा की गई थी। और यूनानियों का ऐसा विश्वास था कि जो देवता लोग होते हैं वो ओलंपियस पर्वत पर निवास करते हैं। और यूनान में डेल्फी का अपोलो देवता का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके अलावा जीसस जो है ये यूनानियों का सबसे बड़ा देवता था, और वो उसे आकाश का देवता और माना जाता था, और उनके कारण ही बिजली चमकती थी ऐसा विश्वास किया जाता था। जबकि जो हेरा है ये जीसस की पत्नी और स्वर्ग की देवी माना जाता है। इसके अलावा पोसेidon को या पोसाइडन इसे जीसस की पुत्री और समुद्र की देवी माना जाता है। जबकि एथिना को कला की देवी, जो कि सरस्वती के समान है, के रूप में जाना जाता है। और डेमिस्टर को धरती की माता के रूप में जाना जाता है, और अपोलो सूर्य देवता को माना जाता रहा है। इसके अलावा देवी देवताओं के निवास के लिए निर्मित मंदिरों में एथेंस का पार्थिनन मंदिर विख्यात है। यानी कि एथेंस में एक पार्थिनन मंदिर है जो कि देवी देवताओं के निवास के लिए प्रसिद्ध है। और प्राचीन यूनान के इतिहासकारों में थ्यूसिडाइडीज, जेनोफोन और प्लूटार्क प्रमुख इतिहासकार थे, जिसमें जेनोफोन की सबसे महत्वपूर्ण रचना थी द हिस्ट्री ऑफ द थाउजेंड। इसके अलावा जो प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, उनको दार्शनिकों में श्रेष्ठ और पहला सच्चा वैज्ञानिक कहा जाता है। इसके अलावा जो अरस्तु की राजनीतिक संबंधी रचना है उसमें पॉलिटिक्स का विशेष स्थान है। और ये जो एथेंस में जो छोटे वर्ग के व्यापारी हुआ करते हैं उनको मेटिक कहा जाता था, जबकि छोटे वर्ग के व्यापारियों को स्पार्टा में पेरियोकाई कहा जाता था। इसके अलावा जो स्पार्टा नगर राज्य था वहाँ दास वर्ग को हिलोट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो सिकंदरिया है वो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और एथेंस के बाजार को अगोड़ा के नाम से जाना जाता था, आगोड़ा के नाम से। और सुकरात जो हैं वो एथेंस के रहने वाले थे, और युवकों को पथ भ्रष्ट करने का आरोप लगाकर उन्हें विष देकर मार दिया गया था।
और प्राचीन यूनान के सामाजिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करने वाले कालजयी ग्रंथ जिसमें इलियड एवं ओडिसी इन दोनों की रचना होमर के द्वारा की गई थी। और जो सोफिक्लिस के दुखांत नाटक हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। तो जो सोफिक्लिस जो कि नाटककार हैं वो यूनान से हैं। इसके अलावा प्राचीन विश्व का महान गणितज्ञ आर्किमिडीज 287 से 212 ईसा पूर्व ये यूनान निवासी थे और इनके अनुसंधानों के आधार पर ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का विकास हुआ। इसके अलावा हिपोक्रेटिस और एनक्सिमेंडर जैसे वैज्ञानिक भी यूनानी सभ्यता के देन हैं। और आर्किमिडीज के द्वारा ही सापेक्षिक घनत्व व उत्प्लावन बल का ज्ञान कराया गया और गोलाकार वस्तुओं की परिधि मापने की रीति बताई गई। इसके अलावा रेखा गणित का जो पिता है जिनका नाम यूक्लिड है वो भी यूनान के थे। और जो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जिसे कि मेगास्थनीज ने लिखा और जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है वो भी यूनान से था। इसके अलावा इरेटोस्थनीज वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि यूरोप से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर भारत पहुंचा जा सकता है, जो कि यूनान का था। और यूनान की एक जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी देन है वो लोकतंत्र और उत्तरदायी सरकार माना जाता है। और मतदान के द्वारा बहुमत जानने की प्रणाली का ज्ञान विश्व को यूनान से ही मिला। और यूनान में ही सबसे पहले नाटक लिखे गए, महाकाव्यों की रचना की गई और पहला इतिहास जो है यूनान में ही लिखा गया। और इतिहास का पिता जो कि हेरोडोट्स को कहा जाता है ये यूनान के ही निवासी थे। और विश्व विजेता सिकंदर महान की अगर हम बात करें जिसका 336 से 333 ईसा पूर्व शासनकाल रहता है, ये यूनान के ही एक राज्य जिसका नाम मैसेडोनिया था वहाँ का शासक था। और इसने अपने साम्राज्य में पूरे यूनान को, ईरान को, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और भारत का छोटा सा हिस्सा को अपने प्रदेश में मिला लिया था। और सिकंदर का गुरु अरस्तु था जो कि जीव विज्ञान के जनक हैं। और यूनान की सभ्यता का पतन जो है पोलोनेशियन युद्ध से हुआ और यह सभ्यता यूरोपीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। यानी कि अगर प्रश्न ये आता है कि यूरोपीय सभ्यता की जननी कौन है तो वो यूनानी सभ्यता है। अब बात करें चीन की सभ्यता की तो लगभग 7000 ईसा वर्ष पूर्व हांगहो एवं सिक्यांग की नदी घाटी में चीनी सभ्यता का उदय हुआ। और जो हांगहो नदी है इसे चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। और चीन पहुंचने वाला प्रथम विदेशी यात्री मार्को पोलो था। और हान शासक जिसका नाम चिंगती है उसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हान शासक चिंगती के समय में हुआ था। और इसके अलावा चीन के सम्राट जिनका नाम है वू ती, इन्होंने सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति हेतु विश्व में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की पद्धति चीन में लागू की। यानी कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा को ईजाद किया, तो वो देश चीन है। और किसने किया तो चीन के सम्राट वू ती ने किया। इसके अलावा 2900 किलोमीटर लंबाई और लगभग 6 मीटर चौड़ाई में विस्तृत चीन की विशाल दीवार का निर्माण हुणों के आक्रमण से रक्षा कराने के लिए सम्राट सी हुआंग टी, जिसे कि चीन का बिस्मार्क कहा जाता है, ने करवाया था। और ये वही हुण हैं जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। और जो चीन में शिक्षित वर्ग हैं उन्हें मंडेरिन के नाम से जाना जाता था। और चीनियों की जो प्राचीन लिपि थी वो चित्राक्षर थी। इसके अलावा सौर चांद्र पंचांग का निर्माण सबसे पहले चीन में ही हुआ। इसके अनुसार एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 दिन होते थे, यानी कि 365 दिन और 6 घंटा। इसके अलावा रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने का तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में ही हुआ। और जो कुतुबनीमा या जिससे कि दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है, इसके अलावा कागज एवं छापे खाने का वैज्ञानिक आविष्कार और गोला बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग, ये सभी विश्व सभ्यता को चीनी सभ्यता की ही देन है। मतलब ये सब सबसे पहले चीन में ही हुए। इसके अलावा ताश के पत्तों की खोज और पतंगबाजी की शुरुआत भी सबसे पहले चीनी सभ्यता में ही प्रारंभ हुआ। और जो महानतम दार्शनिक जिन्हें कि कन्फ्यूशियस कहा जाता है और लाओ त्से, ये दोनों चीन से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा बौद्ध मंदिर जिसे कि पगोड़ा कहा जाता है, ये चीन से ही संबंधित है। और चीन में तांग युग, जो एक तांग युग है, ये कवियों के युग से नाम से जाना जाता है। यानी कि तांग युग का संबंध किससे है तो कवियों के युग से है। अब थोड़ी हम रोम की सभ्यता की बात करें तो रोम का नाम लेने पर हमें सीजर
जूलियस सीजर याद आता है। तो रोम की बात करें, वर्तमान इटली की बात करें, तो ये जो यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक प्रायद्वीप है जिसे कि इटली कहा जाता है, पहले इसे रोम कहा जाता था। और इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत है जो कि यूरोप के अन्य भागों से इटली को अलग करता है। और ये जो रोम नगर है इसका उदय टाइबर नदी के दक्षिण में लैटियम जिले में 753 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा जो प्राचीन रोमन थे उनकी भाषा लैटिन का नाम लैटियम के आधार पर ही पड़ा है। यानी जो लैटिन जो सुनते हैं ना कि लैटिन में यानी कि अधिकतर जीव विज्ञान में जो टर्म्स वगैरह आते हैं नामकरण की जो पद्धति में जो लैटिन भाषा जो यूज़ किया जाता है तो वो लैटियम के नाम पर ही पड़ा है। यानी लैटियम जिले के नाम पर इनकी भाषा का नाम लैटिन पड़ा। इसके अलावा एट्रस्कन नामक जाति के प्रयास से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन सभ्यता का विकास हुआ। और प्राचीन रोम के समाज में 2 वर्ग हुआ करते थे, पहला पैट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। और जूलियस सीजर जो था ये रोमन साम्राज्य का विश्वविख्यात शासक हुआ। इसके अलावा रोम का जो स्वर्ण युग है वो जूलियस सीजर के भतीजे अगस्टस सीजर का शासनकाल को माना जाता है। और जो रोम का सम्राट एक हुआ नीरो, उसे क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। और उसी के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई और 44 ईसा पूर्व में सिसेरो ने बुट्स की सहायता से जूलियस सीजर की हत्या कर दी। और जब अगस्टस सीजर जब शासन था तो उस समय एक रोम में ऐसे युग का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें कि पूरे रोम में शांति बनी रही। और इसी काल को पैक्स रोमाना कहते हैं। यानी कि पैक्स रोमाना का संबंध जो है ये रोमन से है और ये रोम की शांति से इसका संबंध है। इसके अलावा रोम में एक विशाल रंगशाला थी जहाँ पर एक साथ हजारों व्यक्तियों द्वारा बैठकर मनोरंजक कार्यक्रम देखने की व्यवस्था थी। इसे कॉलेजियम या कॉलेसियम कहा जाता है। इसके अलावा गीत काव्य जिसे कि होरिस ने लिखा, और एनीड जिसकी रचना वर्जिल ने की, और कामेंद्र जिसकी रचना जूलियस सीजर ने की। और ये जो रचनाएं हैं ये विश्व को रोमन सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा जो कुस्तुनतुनिया में संत सोफिया का गिरजाघर है उसका निर्माण करने का जो श्रेय है सम्राट जस्टिनियन का है। तो ये था रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता और यूनान की सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप कि ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।